कल हमने आपको यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बारे में बताया था और आपको ये बताया था कि कैसे ज़ेलेंस्की एक बहुत मशहूर एक्टर हैं, एक बहुत ही मशहूर कॉमेडियन हैं और उनकी फिल्में और उनकी जो टीवी सीरीज़ आती हैं उन्हें रशिया में भी देखा जाता है। वो रशिया में भी बहुत लोकप्रिय हैं और कैसे वो अचानक एक दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति बन गए। वो नेता नहीं है, ना ही राजनीति उन्होंने पहले कभी की है। वो असल में एक एक्टर हुआ करते थे और वो एक्टर इतना लोकप्रिय हुआ कि एक दिन वो राष्ट्रपति बन गया। और सोचिए, राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हें इस तरह के युद्ध का सामना करना पड़ा और उनका दुर्भाग्य ये है कि ये युद्ध असली है, फिल्मी युद्ध नहीं है। और अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह के युद्ध से कैसे निपटना है, क्योंकि अनुभव की बहुत कमी है और उनके सामने व्लादिमीर पुतिन जैसा अनुभवी खिलाड़ी है जो कि केजीबी में एक सीक्रेट एजेंट रह चुका है, जिसे शासन चलाने का एक बहुत लंबा अनुभव है, जिसके पास विजन भी है और चालाकी भी है। अब आप ये देखिए कि पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं। पहली बड़ी बात तो ये है कि ज़ेलेंस्की अब खुद एक बंकर में छिपे हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपनी जान बचानी है। और पिछले 24 घंटों में उनका पहनावा देखिए, ये दो तस्वीरें देखिए, 24 घंटों में उनका पहनावा कैसे बदला है। कल जब वो रशिया के हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने फॉर्मल सूट पहना हुआ था, लेकिन आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो वो बहुत ही कैजुअल अटायर में थे, एक टी शर्ट में थे। इससे आप समझ सकते हैं कि ज़ेलेंस्की पर कितना दबाव है और ये दबाव आज उनके बयान में भी साफ दिखाई दे रहा था। 2 दिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति की ये 2 अलग अलग रूप देखिए आप, क्योंकि अब जो दूसरा रूप है, आज वाला रूप, ये तो वो रूप है कि वो किसी तरीके से अपनी जान बचा रहे हैं, बंकर में जाकर छिपे हुए हैं। और कल वो एक ऐसे राष्ट्रपति के रूप में बात कर रहे थे जो राष्ट्रपति पूरी तरह से कंट्रोल में है, लेकिन आज जब वो बाहर आए तो ऐसा लगा जैसे वो गिड़गिड़ा रहे हैं, जैसे वो गिड़गिड़ाकर दुनिया से मदद मांग रहे हैं और अब चीजें धीरे धीरे उनके हाथ से फिसलती जा रही हैं। उन्होंने आज रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अपील की और कहा कि उन्हें अब भी पुतिन से बात करने का इंतजार है और वो चाहते हैं कि ये युद्ध अब रोक दिया जाए। वो लगातार कल से ये बात कह रहे हैं कि पुतिन साहब मुझसे बात कीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। कल तो उन्होंने कहा था कि मैंने पुतिन को फोन भी लगाया लेकिन बात नहीं हो पाई और पुतिन कह रहे हैं कि वो बात करेंगे ही नहीं जब तक यूक्रेन पूरी तरह से अपने घुटनों पर नहीं आएगा, पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं कर देगा, तब तक पुतिन बात नहीं करेंगे। और पुतिन बात करें भी क्यों, क्योंकि इस समय पुतिन जीत रहे हैं, पूरी तरह से कंट्रोल में हैं और कुछ घंटों या दिनों की बात है जब यूक्रेन उनके सामने घुटनों पर होगा, इसलिए वो बात तभी करेंगे। इसके अलावा अब ज़ेलेंस्की का नेटो देशों से भी मोहभंग हो चुका है। अब आप सोचिए, जिन नेटो देशों के वादों पर विश्वास करके ज़ेलेंस्की ने व्लादिमीर पुतिन और रशिया जैसे देश के साथ अपने संबंध खराब कर लिए, आज वो सारे देश पीछे हट गए। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुलेआम ये शिकायत की कि नेटो देशों ने वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन वो मदद करने के लिए जब जरूरत पड़ी तो आए नहीं। दूसरी तरफ नेटो देश हमेशा की तरह युद्ध के दूसरे दिन भी चुपचाप तमाशा देखते रहे और यूक्रेन को कहते रहे कि सैन्य मदद को छोड़कर कोई भी मदद करने के लिए वो तैयार हैं। यानी वो यूक्रेन को अपना नैतिक समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन सैन्य मदद देने के लिए तैयार नहीं हैं। यूक्रेन को इस समय क्या चाहिए? यूक्रेन को चाहिए हथियार, यूक्रेन को चाहिए फौज, यूक्रेन को शक्ति चाहिए जो उनके लिए लड़ सके और उन्हें रशिया से बचा सके। लेकिन पश्चिमी देश और नेटो देश उन्हें क्या दे रहे हैं? वो बयान दे रहे हैं, नैतिक समर्थन दे रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े बयान देते हैं और टीवी पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ज़ेलेंस्की को कहते हैं कि आप लड़िए, आप बहुत बहादुर हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन असल में वो पीछे भी नहीं है, इसलिए उन्होंने ज़ेलेंस्की को अकेला छोड़ दिया है, यूक्रेन के लोगों को अकेला छोड़ दिया है। और आज ज़ेलेंस्की पछताते होंगे कि उन्होंने नेटो देशों पर विश्वास क्यों किया। आज ज़ेलेंस्की ने क्या कहा, अब आप ये सुनिए। Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. Ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо.
Уважаемые граждане Российской Федерации, как я уже и сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. Это все напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер 1. Мою родину як ціль номер 2. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави. तो जेलेंस्की देखिए आज उनकी हालत कैसी हो गई है। एक तो उन्हें छुपना पड़ा। अब वो कह रहे हैं कि दुश्मन का पहला निशाना मैं हूं और दूसरा निशाना है मेरा परिवार। फिर वो कह रहे हैं कि मैं गद्दार नहीं हूं, मैं देश छोड़कर नहीं जाऊंगा, यहीं मरूंगा, लड़ाई करता रहूंगा आखिर तक, जो कि अच्छी बात है। एक अच्छे नेता को यही कहना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि उनका परिवार इस समय यूक्रेन में ही है। उन्होंने अपने परिवार को कहीं भागने नहीं दिया। वो यूक्रेन में ही है, लेकिन वो कहीं छुपा हुआ है। वो बता नहीं सकते कि उनका परिवार इस समय कहाँ छुपा हुआ है सुरक्षा कारणों से। और साथ ही वो नेटो देशों से भी काफ़ी खफा हैं, नाराज़ हैं और उन्हें इस बात की शिकायत है कि नेटो देशों ने उनका साथ नहीं दिया। हालांकि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने अब स्पष्ट कर दिया है कि ये युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूक्रेन पूरी तरह सरेंडर नहीं करता। पुतिन ने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने वाले देशों को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी है और कहा है कि जो देश रशिया की कार्रवाई के बीच में आएंगे, उनके खिलाफ रशिया ऐसा कदम उठाएगा जो इतिहास में भी शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। Теперь несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые в этой связи решения приняты. Надеюсь, что я буду услышан. आप ऐसा समझ लीजिए कि पुतिन के सिर पर इस समय एक धुन सवार है और वो हर हालत में यूक्रेन को नष्ट करना चाहते हैं और इसके लिए वो पूरी दुनिया से दुश्मनी लेने के लिए तैयार हैं। और आपने कभी इतने बड़े नेता को, वैश्विक नेता को ऐसी बात करते हुए सुना नहीं होगा। वो कह रहे हैं कि जो भी देश और जो लोग बीच में आएंगे और जो रशिया को नुकसान करेंगे, उनका हम ऐसा हाल करेंगे कि इतिहास में भी ऐसा पहले कभी हुआ नहीं होगा, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि इस समय व्लादिमीर पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा होगा और वो किस हद तक अपनी धुन के पक्के हैं और जो भी उनके सामने आएगा वो उसे नष्ट करने के लिए तैयार हैं। और यही एक कारण है कि नेटो देश बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, बयानबाजी करते हैं, लोकतंत्र के दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन हैं, मानव अधिकार क्या सही है क्या गलत है पूरी दुनिया को बताते हैं, किस दुनिया में लोकतंत्र कैसा चल रहा है, कहाँ अल्पसंख्यकों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। वो सब बातों के इनकी अपनी अदालत है और ये खुद उसके जज हैं। यही बताते हैं पूरी दुनिया को कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन आज ये सारे के सारे जो देश हैं छुप कर बैठे हुए हैं और किसी की हिम्मत नहीं कि वो पुतिन के सामने लड़ने की बात भी कर सकें। अब आप पूछेंगे कि युद्ध को 40 घंटे बीत चुके हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आखिर कर क्या रही हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं वो वही कर रही हैं जो उन्होंने अफगानिस्तान के समय किया था, वो वही कर रही हैं जो उन्होंने सीरिया के समय किया था। वो शक्तियां हैं कौन सी? पोलैंड, ब्रिटेन और फिनलैंड जैसे देशों ने आज यूक्रेन को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। फिनलैंड ने $50 मिलियन यानी 375 करोड़ रुपए और यूनाइटेड नेशंस ने $20 मिलियन यानी 150 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया है कि हम यूक्रेन को आर्थिक मदद देंगे, पैसा देंगे। अब आप खुद सोचिए, यूक्रेन को इस समय पैसा नहीं चाहिए, यूक्रेन को हथियार चाहिए, यूक्रेन को सुरक्षा चाहिए, यूक्रेन को लोग चाहिए लड़ने के लिए। और ये देश क्या कह रहे हैं कि हमसे पैसा ले लो, क्योंकि इनके पास पैसे के अलावा कुछ और है ही नहीं। ये वो देश हैं जिनके पास बहादुरी नहीं है।
इनके पास सिर्फ पैसा है और पैसा बांटकर ये पूरी दुनिया को बांटते आए हैं और पूरी दुनिया पर राज करते आए हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह भी है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आज बात की है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला करके अमेरिका और पश्चिमी देशों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। उन्हें चुनौती दी कि आप कुछ बिगाड़ सकते हो तो बिगाड़िए, आप रोक सकते हो तो रोकिए, और वो एक्सपोज हो गए क्योंकि वो रोक नहीं पाए। और पुतिन ने बता दिया पूरी दुनिया को कि नेटो, यूरोपियन यूनियन और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं और ये सारे पश्चिमी देश और बड़ी बड़ी महाशक्तियां असल में लोकतंत्र और शांति के नाम पर सिर्फ टीवी पर इंटरव्यूज देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, और ये जैसा हम अक्सर कहते हैं डिज़ाइनर पत्रकार, असल में ये सारे डिज़ाइनर देश हैं, डिज़ाइनर संस्थाएं हैं। और आज ये सब के सब यूक्रेन संकट पर खामोश हैं क्योंकि लड़ने की हिम्मत इनमें है नहीं। सिर्फ यूक्रेन को कहते हैं, कोई कह रहा है कि 150 करोड़ ले लो हमसे, कोई कह रहा है कि 200 करोड़ ले लो और पैसे लेकर खुश रहो, चुप रहो और अपनी सुरक्षा खुद कर लो। सोचिए, अमेरिका खुद को दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र बताता है और अपने आप को सुपर पावर बताता है। आपने हॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर देखा होगा कि पूरी दुनिया का ठेका अमेरिका के राष्ट्रपति ही लेते हैं, अमेरिका की सेना ही लेती है। जब पृथ्वी पर एलियंस भी हमला कर देते हैं तो भी सुरक्षा करने के लिए पूरी दुनिया की अमेरिका की सेना आती है और सारी रणनीति इसी व्हाइट हाउस में बनती है और अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी दुनिया को बचाते हैं। लेकिन ये सब फिल्मों में होता है। ये वो छवि है जो अमेरिका दुनिया के सामने पेश करना चाहता है। लेकिन असल में जब कोई विपत्ति आती है तो अमेरिका क्या करता है, यह आपने पिछले 1 साल में अब दूसरी बार देख लिया। पिछले साल आपने अफगानिस्तान में देखा और इस साल आपने यूक्रेन में देख लिया। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था दुनिया के 800 करोड़ लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा की बात करती है। नेटो शांति और सहयोग की बातें करता है। यूरोपियन यूनियन खुद को लोकतंत्र का इतना बड़ा चैंपियन बताता है। इन सब देशों और संस्थाओं ने अब तक यूक्रेन के लिए क्या किया है, ये आज आप खुद देख रहे हैं। इन देशों ने रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध तो लगाए हैं, लेकिन वो प्रतिबंध ऐसे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिनका कोई महत्व नहीं है। रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये केवल हाथी के दिखाने वाले दांत की तरह हैं कि दिखा तो दिए लेकिन उससे होने वाला कुछ नहीं है और रशिया को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आज आपको इन पश्चिमी देशों और इन बड़ी बड़ी संस्थाओं का असली चरित्र भी पता होना चाहिए। बड़ा अच्छा मौका है आज इन्हें एक्सपोज करने का। सबसे पहले आपको नेटो के बारे में बताते हैं। वो नेटो देश, वो नेटो जिस पर विश्वास करके यूक्रेन की आज यह हालत हो गई। वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब नेटो ने रशिया से यह वादा किया था कि अगर वो वॉर्सो पैक्ट के समझौते को समाप्त कर दे तो नेटो भविष्य में कभी भी पूर्वी यूरोप के इन देशों को अपने सैन्य संगठन में शामिल नहीं करेगा जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे। अब वॉर्सो पैक्ट है क्या? वॉर्सो पैक्ट नेटो की तरह ही सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों का एक मिलिट्री अलायंस हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद रशिया ने 1991 के विघटन के बाद इस पैक्ट को खत्म कर दिया और यह उम्मीद जताई कि नेटो भी अब अपने वादे को पूरा करेगा। लेकिन नेटो ने कभी भी अपने वादे पर अमल नहीं किया, बल्कि उसने एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों को अलग अलग समय पर नेटो का सदस्य देश बना लिया जो एक समय वॉर्सो पैक्ट के तहत सोवियत संघ का हिस्सा थे। यानी नेटो ने अब तक केवल विश्वासघात किया है रशिया के साथ। और आज यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है उसकी जड़ में भी यही कारण है। इसी तरह वर्ष 2003 में नेटो ने जॉर्जिया को यह वादा किया था कि वो भविष्य में नेटो का सदस्य देश बन जाएगा। नेटो ने तो अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन इससे रशिया और जॉर्जिया के संबंध बिगड़ गए और 2008 में रशिया ने जॉर्जिया के 3 टुकड़े कर दिए। वही हाल किया 2008 में जो आज रशिया यूक्रेन का कर रहा है। नेटो की तरह अमेरिका और ब्रिटेन जैसे जो डिजाइनर देश हैं जो लोकतंत्र और शांति की बड़ी बड़ी दुकानें चलाते हैं, असल में अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, पश्चिमी देश, यूरोपीय यूनियन, इन सब ने शांति की बड़ी बड़ी दुकानें खोली हुई हैं और ये हर जगह, हर देश में शांति के नाम पर प्रवेश करते हैं। पहले ये कहते हुए कि हम वहां पर शांति स्थापित करेंगे, अपनी सेना को वहां पर भेज देते हैं, जो सेना वहां उस देश को नष्ट कर देती है। लेकिन उस सेना को जानते हैं क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शांति सेना या पीस कीपिंग फोर्स। लेकिन जब जब इस तरह के संघर्ष हुए हैं जैसा आज आपको देखने को मिल रहा है, इन देशों ने पीठ दिखाने के अलावा कुछ नहीं किया। आपको याद होगा अफगानिस्तान में भी ये देश ऐसे ही भाग खड़े हुए थे।
उदाहरण के लिए वर्ष 1994 में जब बुडापेस्ट मेमोरेंडम पर साइन हुए, उसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन से यह वादा किया था कि अगर यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार नष्ट कर दिए तो ऐसी स्थिति में कोई भी देश अगर उस पर हमला करेगा तो ये उसकी रक्षा करेंगे। उस समय यूक्रेन दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति था। यह बात आज आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। उस जमाने में यूक्रेन परमाणु शक्ति से लैस था, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति था। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को विरासत में सैकड़ों परमाणु हथियार मिले थे। लेकिन बुडापेस्ट मेमोरेंडम के बाद यूक्रेन अमेरिका और ब्रिटेन के प्रभाव में आ गया, शांति की झूठी बातों में आ गया और उसने अपने सभी परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया। और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और देखिए, दुर्भाग्यवश ऐसा करके उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। उस समय अगर यूक्रेन ने सही फैसला किया होता और अपने परमाणु हथियार अमेरिका और ब्रिटेन के कहने पर नष्ट ना किए होते तो शायद युद्ध की मौजूदा स्थिति बिल्कुल अलग होती और यूक्रेन बहुत आत्मविश्वास के साथ आज अपना बचाव कर पाता। क्योंकि अगर यूक्रेन के पास आज परमाणु हथियार होते तो रशिया की इतनी हिम्मत नहीं होती, किसी देश की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस पर हमला बोल सके। लेकिन यूक्रेन तो अपने परमाणु हथियार पहले ही नष्ट कर चुका है, आज उसके पास कुछ नहीं है। और अब आप सोचिए, रशिया ने उस पर हमला कर दिया और जिन लोगों ने बचाने का वादा किया था वो लोग डर के भाग गए और उन्होंने परमाणु हथियार भी नष्ट करवा दिए। नेटो और पश्चिमी देशों की तरह यूरोपियन यूनियन भी एक ऐसा संघ है जो नैतिक मूल्यों की तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लोकतंत्र और संवैधानिक व्यवस्था पर भारत जैसे देशों को लेक्चर देता है, लेकिन असल में यह संघ एक टूथलेस बॉडी की तरह है जिसके दांत ही नहीं है। यूरोपियन यूनियन यूरोप के देशों का सबसे बड़ा संगठन है, लेकिन जब विपत्ति आती है तो यह यूरोपियन यूनियन अमेरिका की तरफ देखने लगता है और अमेरिका इस बात का इंतजार करता है कि यूरोपियन यूनियन कुछ करेगा। यानी शांति और लोकतंत्र के नाम पर यह संगठन दुनिया का एक तरह से मजाक बनाते हैं और जब आग ठंडी हो जाती है तो कहते हैं कि वो इस आग को बुझाने के लिए अब बिल्कुल तैयार है। संयुक्त राष्ट्र का इतिहास भी इसी तरह के दोहरे मापदंडों से भरा पड़ा है। वर्ष 1960 से 2015 के बीच दुनिया के अलग अलग कोनों में छोटे बड़े 170 से ज्यादा युद्ध लड़े जा चुके हैं। दुनिया के 7 से ज्यादा देशों में इस समय गृह युद्ध चल रहा है। उस जैसे हालात हैं। इनमें सीरिया, यमन और लेबनान जैसे देशों में स्थिति बहुत ही खराब है। म्यांमार में पिछले 3 महीनों के सैन्य शासन में सैकड़ों लोगों की हत्या हो चुकी है। इजराइल और फिलिस्तीनियों के आतंकवादी संगठन हमास के बीच खूनी संघर्ष अब भी जारी है। चीन ताइवान की संप्रभुता को लगातार चुनौती दे रहा है। भारत के साथ चीन का सीमा विवाद इस समय भी चल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद आज तक किसी भी विषय में संयुक्त राष्ट्र कोई प्रभावी फैसला नहीं ले पाया। संयुक्त राष्ट्र ने इनमें से किसी भी समस्या को सुलझाने में वो नाकाम रहा है। और संयुक्त राष्ट्र की निष्क्रियता को आप इस बात से समझ सकते हैं कि आज अफगानिस्तान की तालिबान सरकार का प्रधानमंत्री मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद है और ये वो आतंकवादी है जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र की घोषित आतंकवादियों की सूची में है। लेकिन इसके बावजूद आज ये खुलेआम अफगानिस्तान की सरकार चला रहा है और संयुक्त राष्ट्र इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक और मजाक आज अफगानिस्तान ने भी किया है। आज अफगानिस्तान की इसी तालिबान सरकार ने एक बयान जारी किया है और वो बयान एक मजाक की तरह है। तालिबान की सरकार कह रही है कि वो हिंसा के खिलाफ है और उसने दोनों देशों से यानी यूक्रेन और रशिया दोनों से अपील की है कि वो इस तरह के संघर्ष को बंद करे, हिंसा को बंद करे और शांति से आपसी बातचीत के तहत इस समस्या को सुलझा ले, क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार शांति के लिए काम करना चाहती है और वो बातचीत में विश्वास करती है। सोचिए, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। आज दुनिया के अलग अलग देशों में इस युद्ध को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन हुए। आपको आज ये तस्वीर भी देखनी चाहिए। Stop their war! 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 Stop Russia now! Stop Russia now! Azori! Azori! Russian aggression! Stop Russian aggression! Ukraine!
तो दुनिया भर के लोग परेशान तो हैं, वो यूक्रेन के लोगों के साथ हमदर्दी रखते हैं, वो चाहते हैं कि ये युद्ध किसी तरह से रुक जाए, लेकिन ये बड़े बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षाओं का युद्ध है और बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े देशों की जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो भी बहुत बड़ी होती हैं और उसमें आम लोगों की मर्जी के लिए कोई जगह नहीं होती। अब दो पक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ पुतिन है जिसके पास मिसाइल हैं, बड़े बड़े हथियार हैं, टैंक्स हैं, और दूसरी तरफ पश्चिमी देश हैं जो इन मिसाइलों का सामना खोखले शब्दों से कर रहे हैं। असल में ये जो पूरी दुनिया चलती है ये राजनीति से चलती है। हर देश की अपनी राजनीति होती है और फिर दुनिया की अपनी राजनीति होती है और राजनीति करने के अलग अलग माध्यम होते हैं। राजनीति कैसे होती है? राजनीति बैठकों के जरिए होती है, राजनीति संगठनों के जरिए होती है, राजनीति आपसी संधियों के जरिए होती है, राजनीति आपसी बातचीत के जरिए होती है, राजनीति चुनाव के जरिए होती है। राजनीति करने के अलग अलग माध्यम होते हैं, लेकिन राजनीति शस्त्रों से भी होती है। और इस समय जो राजनीति व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं वो बातों से राजनीति नहीं कर रहे, संधियों से राजनीति नहीं कर रहे, संगठनों से राजनीति नहीं कर रहे, देशों के साथ बातचीत करके, शांति वार्ता करके अपनी राजनीति नहीं कर रहे। वो राजनीति कर रहे हैं हथियारों से, वो राजनीति कर रहे हैं शस्त्रों से, और ये भी राजनीति का एक और तरीका है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दुनिया के जो बाकी के जो देश हैं वो इतने पराक्रमी नहीं हैं, वो डरपोक हैं और वो आज पुतिन की इस महत्वाकांक्षा को रोकने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.